जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पी कुमार हिस्ट्री क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के बारे में हमने चर्चा किया था। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साधनों को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला था साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा था विदेशी विवरण और तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य। तो पहले साहित्यिक साक्ष्यों का हमने पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। साहित्यिक साक्ष्य को हमने 2 भागों में बांटा था, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। और लौकिक साहित्य में कई लौकिक ग्रंथों का, उदाहरण के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास का मालविका अग्निमित्र, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, कल्हड़ का राजतरंगिणी इत्यादि का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। तो अब हम दूसरे भाग विदेशियों का विवरण के बारे में आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात पुरातात्विक साक्ष्यों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले विदेशियों का विवरण। तो विदेशियों के विवरण के अंतर्गत जो भी विदेशी यात्री प्राचीन भारत में आए थे या फिर लेखक आए थे या राजदूत के रूप में आए थे, उनके विवरण से हमें भारतीय इतिहास की व्यापक जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें यूनानी, रोमन, चीनी और अरबी लेखक शामिल हैं। तो सबसे पहले हम यूनानी और रोमन लेखकों के बारे में जानते हैं। तो यूनानी और रोमन लेखकों में के वर्णन से हमें सिकंदर के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। सिकंदर के आक्रमण की जानकारी हमें भारतीय साहित्यिक स्रोतों से नहीं प्राप्त होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान में रखिएगा कि सिकंदर के आक्रमण की जानकारी भारतीय साहित्यिक स्रोतों से हमें नहीं प्राप्त होती है। यूनान के प्राचीन लेखकों में कौन कौन से हैं? टेसियस और हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। टेसियस कौन था? टेसियस ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस की बात करते हैं। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है, ने 5वीं सदी में हिस्टोरिका, हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिससे भारत और फारस के संबंधों का वर्णन प्राप्त होता है। अगला है, जो सिकंदर के साथ भारत में आए थे वो हैं नियार्कस, अरिस्टोबुलस, आनेसिक्रिटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी सिकंदर के समकालीन थे और सिकंदर के साथ आए थे। सिकंदर के बाद जो आए थे 3 राजदूत आए थे। कौन कौन थे? मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनिसियस। ये जो है तीनों राजदूत मौर्य शासकों के दरबार में आए थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो था वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक था। दूसरा कौन सा था? डायमेकस सीरिया का नरेश जो था, एंटियोकस, उसका राजदूत था और यह बिंदुसार के दरबार में आया था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनिसियस। इनके बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है कि किसके दरबार में आए थे, किसने भेजा था और कितने वर्ष
दरबार में रहे थे। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो डायमेकस सीरिया का नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसियस अशोक का सम्राट अशोक का मित्र टालमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि डायोनिसियस किसके दरबार में आया था या उसे किसने भेजा था। तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। और फिर अगला है कि टालमी की ज्योग्राफी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी की रचना कब हुई थी? इसकी रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच हुई थी। इससे क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है? भारतीय बंदरगाहों के बारे में हमें बहुत विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है और कौन सी वस्तुएं आयात और निर्यात की जाती थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी का लेखक कौन है ये अभी तक अज्ञात है और ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री या फिर इसे नेचुरल हिस्टोरिका भी कहा जाता है, ये ग्रंथ भी आप ध्यान में रखेंगे। इससे क्या जानकारी हमें प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री से प्राप्त होती है? भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी प्राप्त होती है। यह पहली सदी की रचना है। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री से हमें भारत और इटली के व्यापार की जानकारी भी प्राप्त होती है। अब अभी तक हमने यूनानी और रोमन यात्रियों या लेखकों के बारे में पढ़ा। अब हम चीनी यात्रियों के विवरण को देखेंगे। तो चीनी यात्री जो आए थे भारत में वो कौन कौन से थे और किसके समय में आए थे। तो चीनी लेखकों के विवरण से भी भारतीय इतिहास पर प्रचुर प्रभाव पड़ता है या व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। ये चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इन यात्रियों में सबसे जो महत्वपूर्ण थे वो कौन कौन से थे? फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग के वर्णन हैं। फाहियान किसके दरबार में आया था? फाहियान 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इसे कहा जाता था, गुप्त शासक था ये। उसके समय में भारत आया था और उसने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। वेनसांग कब आया था? वेनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वेनसांग की जो यात्रा वृत्तांत है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। वो उसका नाम क्या है? सीयूकी। तो सीयूकी नाम से जाना जाता है उसका यात्रा वृत्तांत। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। फाहियान और वेनसांग दोनों बौद्ध थे और बौद्ध यात्री के रूप में ही यहाँ भारत में आए थे और बौद्ध धर्म का अध्ययन करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। फाहियान 14 वर्षों तक भारत में रहा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है। जो बहुत महत्वपूर्ण यात्री हैं जैसे चाहे फाहियान हो गया या वेनसांग हुआ कि भारत में कितने वर्षों तक रहे। तो वेनसांग और फाहियान का हो गया। तो फाहियान का जो यात्रा वृत्तांत है फो क्यू की नाम से जाना जाता है और वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है सी यू की, अभी आपने ऊपर देखा था, के नाम से जाना जाता है। अब इत्सिंग के बारे में देखते हैं। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। यह बहुत समय तक विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालयों में रहा। उसने बौद्ध शिक्षा संस्थाओं और भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में लिखा है। इन तीनों चीनी यात्रियों का किस सन में आए थे, कब आए थे, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि कभी कभी वो सीरियल से क्रमबद्ध सेट करने के लिए आता है कि कौन पहले आया था। तो सबसे पहले फाहियान हो जाएगा, फिर वेनसांग, फिर इत्सिंग। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और फिर अगला एक चीनी यात्री था मा त्वा लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान एवं
चाओजुकुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। मातवालीन ने हर्ष के जो पूर्वी अभियान थे उसके बारे में, और चाओजुकुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व ह्वेनसांग का है। उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, तो वो कौन है? ह्वेनसांग है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम अरबी यात्रियों के जो वृतांत हैं उसको देखेंगे। कौन कौन से अरबी यात्री प्राचीन भारत में आए थे और कब आए थे, इसको हम देखेंगे, और उन्होंने कौन सी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं या बताई हैं। तो अरब यात्रियों तथा लेखकों के विवरण से हमें विशेष रूप से पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें कौन कौन से प्रमुख हैं, तो अल-बरूनी हो गया, सुलेमान एवं अल-मसूदी। इनमें भी सबसे प्रमुख विवरण अगर किसी का है तो वो है अल-बरूनी। अरबी लेखकों में अल-बरूनी का नाम सर्वप्रसिद्ध है। यह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने जो ग्रंथ लिखा था वो है तहकीके हिंद, या फिर इसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका वर्णन पूर्व मध्यकाल के इतिहास के लिए, विशेष रूप से राजपूत काल के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, और इसके वर्णन से राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर प्रकाश पड़ता है। अल-बरूनी को महमूद गजनवी ने पहले बंदी बना लिया था, बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया। ये भी आप ध्यान रखेंगे, राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया था। कभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अल-बरूनी को किन किन चीज़ों का अच्छा ज्ञान था, तो अल-बरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी, संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। वह गीता से विशेष रूप से प्रभावित था। और अल-बरूनी के बाद किस अरबी यात्री का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वो था सुलेमान। अरबी यात्री सुलेमान पाल एवं प्रतिहार शासकों के समय का जो है आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। और फिर अल-मसूदी आया था, बगदाद का यात्री था, और यह राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है। यह 10वीं शताब्दी में भारत आया था। विदेशी विवरण में हमने अभी तक यूनानी, रोमन लेखक, चीनी यात्रियों के जो यात्रा वृतांत थे उनके बारे में, और अरबी यात्रियों के बारे में अभी हमने विस्तार पूर्वक देखा। अब हम तीसरा जो साहित्यिक प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत। उसके बारे में देखते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत क्या हैं, पहले उनको हम समझते हैं। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रमाणिक हैं। सर्वाधिक प्रमाणिक क्यों हैं? क्योंकि इन पुरातात्विक सामग्रियों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। उसमें जो चीज़ पहले लिख दिया गया है वो जो है वैसे ही है, उसमें छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं थी। जबकि साहित्यिक स्रोतों में जो भी हैं या फिर विदेशी विवरण हैं उसमें कुछ चीज़ें एक तरफा हो सकती हैं, या फिर उनके समझने में भी, जैसे विदेशी यात्री आए हैं उनके कुछ चीज़ें भारतीय समाज और धर्म को समझने में, राजनीति को समझने में उनसे कोई गलती हो सकती है, या फिर जो साहित्यिक स्रोत हैं उनमें कुछ जानकारियाँ अधूरी हों। लेकिन पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रमाणिक हैं क्योंकि इनमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ही अल्प मात्रा में छेड़छाड़ हो सकती है, तो इसलिए इन्हें सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत के रूप में माना जाता है। इन पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। तो इसके बारे में कुछ और भी जानकारी हम देख लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर
कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। कनिंघम इसके प्रथम महानिदेशक थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, कभी प्रश्न के रूप में आ सकता है। और कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें 3-4 फैक्ट एक साथ हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी, कब की गई थी, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिदेशक कौन था, तो कनिंघम हो जाएगा। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है। इसमें भी प्रश्न बन सकता है कि किसे भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अब इसमें सबसे पहले हम पुरातत्व में अभिलेखों की बात करते हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या इपिग्राफी कहते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, वो मैंने अभी जैसा आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो हैं अभिलेख हैं। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं पर या फिर स्तंभों पर, ताम्रपत्रों पर, दीवारों पर या फिर प्रतिमाओं या मूर्तियों पर उत्कीर्ण हैं। तो जो पाषाण शिलाएं होती हैं, विशेष रूप से आप देखेंगे अशोक के समय में ढेर सारे शिलालेख हैं। तो वही पाषाण पर जो लिखा गया है शिला पर, वो जो है अभिलेख हो गया। स्तंभ, इसी तरीके से अशोक ने या फिर कई बाद के भी शासकों ने स्तंभों का निर्माण कराया, उस पर जो है लेख लिखवाया। ताम्रपत्र क्या होता था, ताम्रपत्र जैसे कागज होता है उसी तरीके से पहले आपने कुछ सीरियल यदि देखा हो, रामायण महाभारत, तो उसमें ऐसे ताम्रपत्र होता था, उसी पे लिखे जाते थे। तो उस इसे जो है ताम्रपत्र कहा जाता था। दीवार आप समझ ही रहे हैं, दीवारों पर भी कुछ लेख लिखे होते थे या फिर मूर्तियों पर भी लेख उत्कीर्ण होते थे। तो ये सभी जो है अभिलेख की श्रेणी में आते हैं। सर्वाधिक अगर प्राचीन अभिलेख की बात किया जाए तो एशिया माइनर के बोगज कोई, यह जगह जो है तुर्की में है नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व में मिले हैं। इस अभिलेख में यानी बोगज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, विभिन्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। अक्सर इसमें जो प्रश्न बनता है वो है कि बोगज कोई अभिलेख में किन देवताओं के नाम मिलते हैं। तो इसमें से क्या होगा कि कोई एक देवता का नाम गायब कर देंगे, तो वही जो है आपको सही पकड़ना रहेगा कि इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इसको आपको ध्यान में रखना है कि इन 4 देवताओं को ही साक्षी मानकर 2 राजाओं के बीच में संधि जो की गई थी, उसमें इन्हीं 4 देवताओं को साक्षी माना गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इससे रिलेटेड जो अन्य सवाल भी बनते रहे हैं कि वो सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिला हुआ है, तो आप बोगज कोई। अब देखिए अगला प्रश्न जो बन सकता है कि बोगज कोई कहाँ पर स्थित है या किस देश में स्थित है, तो आपका जो है वो जगह हो जाएगा तुर्की। तो इस फैक्ट को आप जो है ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और याद रखिएगा। विशेष रूप से देवताओं के नाम आपको याद होने चाहिए। और भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अगर देखा जाए तो वो है अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग के हैं। अशोक के अभिलेख के बारे में कुछ जानकारियां हैं कि अशोक के अभिलेख की खोज सर्वप्रथम टी फेंथेलर, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, कभी पूछा जा सकता है, ने 1750 ईस्वी में की थी। यानी अशोक के अभिलेखों की खोज किसने किया, तो वो थे टी फेंथेलर ने। और कब की थी, 1750 ईस्वी में की थी। और सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था, तो सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ये बहुत बार परीक्षाओं में आ भी चुका है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, ओडगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। इन्हीं 4 अभिलेखों से
अशोक का नाम मिलता है, बाकी अन्य अभिलेखों में अशोक का नाम नहीं मिलता है। वो देवा नाम प्रियदर्शी ये सब मिलेगा, लेकिन अशोक का नाम नहीं मिलेगा। तो ये जो है आपको याद रखना चाहिए चारों अभिलेख। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उडगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, केवल उत्तर पश्चिमी के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। लघमान एवं सरेकुना से प्राप्त ये दो जगह हैं, यहाँ से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में हैं। इस प्रकार अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में हैं। ये आपको चारों लिपियों को ध्यान में रखना चाहिए। ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरामेइक लिपियाँ, 4 लिपियाँ हैं। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ब्राह्मी हो गई, खरोष्टी लिपि, यूनानी और अरामेइक लिपि। यूनानी को ग्रीक लिपि भी कहा जाता है, तो अगर ऐसा विकल्प में आए तो आप ध्यान में रखिएगा। ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरामेइक लिपियों में अशोक के अभिलेख मिले हैं। प्रारंभिक अभिलेख यानी गुप्त काल से पहले के अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, किंतु गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल और उसके बाद के काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में हैं। विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा है, तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भारतवर्ष, अगला महत्वपूर्ण तथ्य है भारतवर्ष, अपने देश का नाम है भारतवर्ष, का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो है हाथी गुम्फा अभिलेख में, जिसका इस अभिलेख का हाथी गुम्फा अभिलेख को जो है कलिंगराज खारवेल ने लिखवाया था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि वेसनगर से, इससे 4-5 सवाल बनते हैं इस फैक्ट से। वेसनगर से हिंद यूनानी शासक एंटियालकिडास के यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख, जिसमें 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं, वासुदेव का यह गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस स्तंभ भी कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है और बहुत बार परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। जैसे कि हेलियोडोरस किसका राजदूत था, तो वो था एंटियालकिडास का राजदूत था। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। वेसनगर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो विदिशा से प्राप्त हो गया। ये इस पर गरुड़ स्तंभ, इसे गरुड़ स्तंभ लेख भी कहा जाता है और इससे भागवत धर्म के विकसित होने का साक्ष्य मिलता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भागवत धर्म के विकसित होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, किस अभिलेख से, तो ये आप बता देंगे वेसनगर अभिलेख, हेलियोडोरस का वेसनगर अभिलेख। और फिर यह किससे संबंधित है, तो वासुदेव से संबंधित है या विष्णु से संबंधित है। इस तरीके से 4-5 प्रश्न बनेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है अश्वमेध यज्ञ का सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये जो है धनदेव के अयोध्या अभिलेख से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ का ध्यान में रखिएगा, अभिलेखी साक्ष्य धनदेव के अयोध्या अभिलेख से मिलता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त वराह प्रतिमा पर हुणराज तोरमाण के लेखों का विवरण है। ये भी 1-2 बार परीक्षा में आया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम कुछ जो प्रमुख अभिलेख हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और उसको किसने उस अभिलेख को लिखवाया था और उसमें क्या प्रमुख बातें हैं, तो उसको हम देखते हैं।
तो सबसे पहला जो अभिलेख है वो है हाथी गुम्फा का अभिलेख। हाथी गुम्फा का अभिलेख को जो है कलिंगराज खारवेल ने खुदवाया था। और इसमें क्या प्रमुख बात कही गई है, इसमें खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। अगला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। इसको रुद्रदामन, जो शक शासक रुद्रदामन है, उसने खुद लिखवाया था। और इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण मिलता है। नासिक अभिलेख, इसका जो है गौतमी बलश्री ने इसको लिखवाया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसकी रचना जो है, लिखने वाला जो था वो था हरिशेण हो गया। मंदसौर अभिलेख, अच्छा, प्रयाग स्तंभ लेख जो है, इससे समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का इसमें पूरा विवेचन मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयाग प्रशस्ति है, इससे समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला अभिलेख है मंदसौर अभिलेख, इसको जो है मालवा नरेश यशोधर्मन ने लिखवाया था। यहोल अभिलेख की बात किया जाए तो यहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था। और इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है। अगला अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार शासक मिहिर भोज से संबंधित है। और इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। और अगला अभिलेख भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख है, ये जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसमें स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में अभी तक हमने अभिलेखों के बारे में विस्तार पूर्वक देखा। अब हम सिक्कों के बारे में देखेंगे कि सिक्कों से कैसे हमें उस समय के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। पुराने सिक्के किसके बने होते थे? तांबा, चांदी, सोना, सीसा और फिर प्रोटीन भी एक धातु थी, उससे भी बने होते थे। आरंभिक सिक्कों पर केवल चिन्ह बने होते थे, किंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी लिखी जाने लगीं। जो प्रारंभिक सिक्के थे उन्हें पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के जो है कहा जाता था। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, ये ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। आहत सिक्के इसलिए कहा जाता था कि इनको जो है इन पर ठप्पा मार दिया जाता था, के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। आरंभिक सिक्के जो होते थे वो अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत ही कम थे। ये सिक्के वही पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थी। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो आरंभिक सिक्के थे उस पर देवी देवताओं के या राजाओं के चित्र नहीं हुआ करते थे। पहले के जो प्रारंभिक सिक्के थे उन पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थीं। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मौर्योत्तर काल में व्यापार बहुत ही उन्नत स्थिति में था, इसीलिए उस समय खूब सिक्के मिलते हैं। मौर्योत्तर काल के हैं, जो विशेषता शीशे, चांदी, तांबा एवं सोने के हैं। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के और प्रोटीन के सिक्के चलवाए थे। गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। इसमें से सबसे ज़्यादा जो सवाल अक्सर पूछा जाता रहा है कि सातवाहनों या शीशे तथा प्रोटीन के सिक्के किसने चलवाए थे, तो वो सातवाहनों ने चलवाए थे। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो बहुत बार आया है परीक्षाओं में, वो है सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के, स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए थे, तो उसे हिंद यूनानी, जिसे इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, इन शासकों ने चलवाए थे। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये दोनों ही, ऊपर वाला भी कि शीशे तथा प्रोटीन के सिक्के किसने चलवाए थे, सातवाहनों ने चलवाए थे। और सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के किसने चलवाए थे, तो वो थे हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए थे। अभी हमने सिक्कों के बारे में देखा, अब हम कुछ मूर्तियों के बारे में देखते हैं कि इनमें क्या कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं।
तो मूर्तियों पे क्या है, प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से जो है आरंभ होता है। मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाण, गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। कुषाण कालीन गांधार कला, कुषाण काल में दो कला बहुत फेमस रही, प्रसिद्ध रही है, गांधार कला और मथुरा कला। गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। भरहुत, बोधगया, अमरावती की मूर्ति कला में जन साधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है, जबकि गांधार कला और मथुरा कला में आप देखेंगे कि बुद्ध की मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बहुत ज़्यादा बनी हैं और कुछ मूर्तियां जो है मथुरा कला में जैन महावीर स्वामी की मूर्तियां देखने को हमें मिलती हैं। इसी तरीके से ये तो मूर्तियां हो गई, इनसे भी हमें जो मूर्तियों से उस समय का जो कला है उसके बारे में या कुछ अन्य जानकारी भी प्राप्त होती है। अब अगला हम देखेंगे स्मारक और भवन। तो स्मारक एवं भवन ये भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं, इनसे भी हमें इतिहास के निर्माण में सहायता मिलती है, उस समय के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उस समय की क्या वास्तुकला थी वो महल और मंदिरों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर भारत के मंदिर, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, उत्तर भारत में जो शैली थी वो थी नागर शैली, दक्षिण में द्रविड़ शैली और तथा दक्षिणापथ में बेसर शैली थी। यानी जो उत्तर भारत है उसमें नागर शैली फेमस थी मंदिरों के निर्माण में, दक्षिण में द्रविड़ शैली और जो बीच का एरिया था दक्षिणापथ, वहाँ पर वेसर शैली में मंदिर बने हुए करते थे। अब कुछ चित्रकलाओं की बात करते हैं। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता से विशेष रूप से जो चित्र प्राप्त हुए हैं, अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। कौन कौन से चित्र अजंता से जो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं वो हैं माता और शिशु और मणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अवशेषों की अगर बात कर लिया जाए तो अवशेषों से जो प्राप्त मुहर हैं, मुहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत मदद मिलती है हमें। और अवशेषों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों से अनेक धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी तरीके से बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मुहरों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के जो 3 प्रमुख स्रोत थे उनके बारे में हमने विस्तृत पूर्वक जाना। वो 3 स्रोत कौन कौन से थे? साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। अब हम अगले वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉप MCQ या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं उसको हल करेंगे, ताकि साथ ही साथ आपका तैयार होता चले कि आपने कितना जो इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे वो कितना आपका तैयार हुआ। तो जो अगले वीडियो में हम इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको कितना तैयार हुआ है आपके इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, वो आप हल करते वक्त आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो अगला वीडियो इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।